तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर रहा था क्या, सेंटर ऑफ मास किसी थ्री डायमेंशनल सिस्टम के लिए और एन पार्टिकल सिस्टम के लिए। आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी पार्टिकल के पास बहुत या कोई सिस्टम बहुत डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है, तो उन पार्टिकल्स को अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे मिलेगा तो टाइम के बाद पूरा का पूरा सिस्टम ही क्या करेगा, ऐसे मोशन करेगा। तो उस टाइम सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी गेन बाय सिस्टम, ठीक, या वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को भी हमें सेंटर ऑफ मास के लिए समझना है। कि अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी मैसिव बॉडी है, और अगर उसके पास सेंटर ऑफ मास है, तो वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे? जो ही हम लोगों ने आर कैलकुलेट करा है उसी की बेसिस से। जैसे कि अगर किसी बॉडी या किसी सिस्टम के अंदर m1, m2, m3, m4 ये डिफरेंट क्या है, मासेस हैं और डिफरेंट लोकेशन में हैं, और एक लोकेशन में इसका क्या है, यहां से यहां तक का, अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां से डिस्टेंस कितना होगा r1, यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा r2, यहां तक r3, और यहां से यहां तक r4। ठीक है। वहीं अगर हमने यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस लिया, तो सेंटर ऑफ मास तक की रेडियस क्या होती है, ये डिस्टेंस r, ये यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर होगा। जब इस पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे हम इसके सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 और r2 प्लस m3 r3 m4 r4 प्लस mn rn, और टोटल जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, mn तक। तो ये क्या है, ये इस r का मास है। सेम एज अगर हम r को यहां से dr बाई dt कर दें, इस पूरी को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस पूरी को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी को हम लिख सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस m1 rn, और इस टोटल मास को m, तो इसको हमने यहां लिखा है टोटल मास को, और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी या टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, m तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और इस पूरे को भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो m1 डी आर वन बाई डी टी, m2 डी आर टू बाई डी टी, m3 डी आर थ्री बाई डी टी, mn डी आर एन बाई डी टी। अब पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा v, और इस वेलोसिटी को हम एक खास वेलोसिटी कहेंगे cm, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है m1 v1, m2 v2, m3 v3, mn vn, और यहां से v cm क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास m1 या mi r या vi, mi vi सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेकर n डिवाइड बाई टोटल मास लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब इसके बेसिस पे कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा है, दो मास हैं, एक है 5 kg का और एक, दोनों एक दूसरे के साथ एक स्प्रिंग से कनेक्ट है, और यहाँ पर दूसरा मास है और इसका मास है 2 kg का। ठीक है, और जैसे ही इस पे एक फोर्स
बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से इसके पास कितना वेलोसिटी आ जाए, इसके पास 14 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आ जाए इसके पास, ठीक है, या इतना 14 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ जाए, ये स्टैटिक है, इसका वेलोसिटी क्या है, 0। कैलकुलेट कीजिए सेंटर ऑफ मास या वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फॉर दिस सिस्टम, ये फाइंड द वेलोसिटी gain for the given system, कितना आएगा और कैसे करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा m1, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v1, दूसरे वाले का मास कितना हो जाएगा m2 और दूसरे वाले का वेलोसिटी कितना हो जाएगा v2, और इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपको निकालना है vcm। तो कौन सा फॉर्मूला, इसे लगा लेंगे, समझ गए ना, ऐसे न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं। तो vcm इज इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 टोटल मास। m1 कितना है 5, वेलोसिटी इसका कितना है 14, m2 का 2, पर इसका वेलोसिटी क्या है 0 क्योंकि ये स्टैटिक है, और टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज 7, 45 जा 70, और ये तो हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा 70 डिवाइड बाई 7, 10 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो अगर दो बॉडी हैं डिफरेंट, एक के पास 5 केजी का मास है, एक के पास 2 केजी का, तो उनका सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। अगर कोई दो मैसिव ऑब्जेक्ट भी मूव करती हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास के मूव करने के बेसिस पे हम कैसे समझ सकते हैं, प्लेनेट के बारे में आप देखते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि सन के चारों तरफ, यहाँ बीचों बीच में कौन है सन, और इसके चारों तरफ आप देखते हो यहाँ पे अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ कौन मोशन करता है, मून, ठीक है। बड़े वाले ऑब्जेक्ट को मैं क्या मान रहा हूं, इसे अर्थ। अब अर्थ का मोशन कैसे होगा, अर्थ पहले एक बार अपने एक्सिस पे घूमती है, ये भी अपने एक्सिस पे घूमता है, और ये इसके चारों तरफ चक्कर काटता है, तो ये फिर अर्थ ऊपर आ जाएगा और ये कहां आ जाएगा नीचे। फिर अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट अर्थ नीचे आ जाएगा और ये कहां चल जाएगा ऊपर। फिर यहां पर क्या होगा, ये यहां आ जाएगा, अर्थ इधर आ जाएगा। और आपको पता है जब बीच में मून आ जाता है, उधर सन होता है और इधर अर्थ होता है, तो इसको कौन सा, क्या लीनियर कहते हैं, कौन सा ग्रहण कहते हैं इसको, ये सोलर इक्लिप्स। तो वहां पर पूरी की पूरी शैडो नहीं बनेगी, मून पे पड़ने लग जाएगी। फिर ये ऐसे ही अर्थ अंदर आ जाएगा, इधर मून, फिर मून अंदर, फिर अर्थ बाहर, ऐसे। अब समझिए कि अब अगर आप देखोगे तो हर बार यहाँ पे सन है तो मून है, फिर अर्थ है, फिर सन है, अर्थ है, फिर मून है, तो सेंटर ऑफ मास भी तो बदलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है और एक का कम है तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाता है, बड़ी मास की तरफ। पर लेकिन ये भी मूवमेंट कर रहा है तो ये भी मूवमेंट कर रहा है, दोनों मूवमेंट करते हैं। तो हर कोई ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास के पास भी कुछ वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है मून और उसका। अब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे और ऐसे मूवमेंट करती है, तो अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। कौन सा है, रोटेशनल मोशन।
लेकिन रोटेशनल मोशन को समझने से पहले आपको थोड़ा सा इतना समझना पड़ेगा कि जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगी। एक्सेलरेशन मतलब उसके पास वेलोसिटी की वजह से जो समय के साथ वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होंगे। तो अगर मान लो F फोर्स लगाने की वजह से कोई बॉडी के पास A1 एक्सेलरेशन आ रहा है। A1 एक्सेलरेशन कैसे, अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद ये थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस कवर करा इसने, आपने दूसरा एक फोर्स देखा, वही सेम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया, उसके पास ना एक्सेलरेशन आ गया। तो फोर्स एक्सेलरेशन के साथ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स जितना कम लगेगा या फोर्स अगर सिमिलर लग रहा है लेकिन एक्सीलरेशन कम ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट में एक दूसरी क्वांटिटी है जो अपोज करती है उस फोर्स को। जैसे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर उछाल पाड़ रहा हूं ऐसे, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा है और एक्सीलरेट थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। अब मैं एक दो तीन और बहुत सारी और ऑब्जेक्ट को लाऊं, अब मैं उसको ऊपर की तरफ उसी फोर्स लगाऊं, तो अभी कहां जाएगा, सिर्फ कुछ ही डिस्टेंस तक जा पाएगा। इस बार इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, कम होगा। मैंने क्या करा, क्या बदला, मास बदला, क्या चेंज करा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे समझते हैं तो हम देखते हैं कि F इस प्रपोजल के साथ एक कांस्टेंट लगता है और इसको बोलते हैं अपोजिशन अपोजिशन क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसको, अपोजिशन क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जो फोर्स और एक्सेलरेशन को अपोज करे। जैसे आपने किसी पे फोर्स लगाया, जैसे ट्रक का मान लेते हैं। अब सोचो ट्रक का मास क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अब उसको अगर ऐसे धक्का देंगे तो नहीं खिसकेगा, लेकिन अगर उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया जाए तो वो फिर क्या करेगा, मोशन करने लग जाएगा। तो वहीं आप साइकिल पे थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो साइकिल कैसे करने लग जाएगा, साइकिल भी मोशन करने लग जाएगा। लेकिन साइकिल पे उतना ही फोर्स लगाओगे तो साइकिल का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, लेकिन साइकिल पहले थोड़ा अपोज करेगी। तो मास जैसे बढ़ेगा तो पहले वो मास अपना एक नेचर होगा जो उसके अंदर अपोजिशन का नेचर होगा। इसी अपोजिशन ऑफ क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, मास कहते हैं। और साथ ही साथ ये मास क्या करता है, अपोज करता है। और जब ये मास, हम लोग यहां पर इसको मास टर्म कहते हैं, तो इसको बोला जाता है लीनियर। लीनियर का केस है ये कौन सा केस है, लीनियर का केस। और इस समय अगर देखोगे कि मास बढ़ेगा तो अपोजिशन बढ़ेगा, फोर्स उतना लगेगा लेकिन एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अगर मास कम हुआ, फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कम ज्यादा किसके बेसिस पे हो रहा है, मास के बेसिस पे। यही मास जो क्या करता है, इसके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी जो अपोज कर रहा हो अपने पोजीशन को बदलने के लिए, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, तो ये जो नेचर ऑफ टेंडेंसी टू अपोज, nature of to tendency nature of tendency to oppose the position, yeah, to oppose the oppose its position, this inheritance property of an object is called inertia. जो एक नेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन को ना बदलने का, तो वो एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है। इनहेरिटेंस मतलब अपने आप उसके अंदर पैदा हो जाती है। पर वो इनर्शिया है क्या, इनर्शिया है एक तरह से मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर किसी का मास बहुत ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। किसी का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा।
तो अगर ट्रक की बात करें तो ट्रक पहले बहुत अपोज करेगा, लेकिन अगर एक बार ट्रक के पास स्पीड आ गई फिर ट्रक को रोकना भी बहुत मुश्किल है। समझ गए? तो वो कंडीशन क्या है? वो इनर्शिया वाली कंडीशन है। वो किसकी वजह से हो रहा है? इनर्शिया। अब समझिए इनर्शिया कैसा है? इनर्शिया मतलब एक तरह से मास ही है लीनियर कंडीशन में। लेकिन अगर इनर्शिया ही किसी ऑब्जेक्ट को मोमेंट करवा दे तो उसे बोला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए किसी ऑब्जेक्ट के पास, कैसे? जैसे कि आप टॉर्क लगा रहे हो, अब वही फोर्स किसी चीज को रोटेट करा दे रहा है, घुमा दे रहा है, तो वो कैसा है? वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इनर्शिया इज लीनियर तो हम उसे क्या बोलेंगे? मास। और अगर इनर्शिया इज रोटेशनल, इनर्शिया इज रोटेशनल तो उसे क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है दोनों टर्म? तो है वो इनर्शिया ही कंडीशन। लेकिन अगर इनर्शिया किसी लीनियर कंडीशन में, मतलब फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, बस सिंपल। लेकिन यहां पे फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी क्या कर रही है? रोटेशनल, घूमने लग जा रही है, उसके अंदर एक टर्न आ जा रहा है, तो वो क्या है? इनर्शिया इज रोटेशनल, उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है और इसी के साथ आपको खेलना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर अब यहां से एक नई डायरेक्शन में चला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ते। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इसको आई से डिनोट करते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई बॉडी रोटेट करने लग जाए, मतलब सर्कुलर, तो आपको पता है उसके अंदर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर फैक्टर आ जाता है। आर मतलब रेडियल, उसका रेडियस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां इनर्शिया के टर्म में आई, यहां पे एम है, मास है, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? आई। वो इनर्शिया यहां पे क्या है? आई से हम इसको डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक वर्ड हम लिख लेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज moment of inertia is inheritance moment of inertia is inheritance characteristic moment of inertia is inheritance characteristic of a rotating of a rotating of a rotating system of particle system of particles due to which due to which it cannot change due to which it cannot change its condition of rotational motion condition of rotational motion and oppose any angular force oppose any angular force applied on it. Oppose any angular force applied on it. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा है? एक इनहेरेंटेंस कैरेक्टरिस्टिक है। किसका? रोटेटिंग सिस्टम का।
और जिससे कि पार्टिकल अपना क्या करे, अपने अपोज करे किसी भी अपने मोशन को चेंज करने के लिए। जैसे अभी हमने अर्थ के केसेस में देखा, अर्थ और मून क्या कर रहे हैं, अगर मून अर्थ पे को रोटेट कराने के लिए कैपेबल है, वही अर्थ मून को भी चेंज कर दे रहा है, रोटेट करवा दे रहा है। क्योंकि मून के पास क्या है, मून के पास भी कुछ इस तरह का एक मास है, वो मास, उस मास पे क्या है, एक डिस्टेंस के साथ एक तरह से एक रोटेशनल फोर्स, एक एंगुलर स्पीड उसके पास आ जा रही। देख रहे थे ना अभी, अगर हम देख रहे हैं सन यहाँ पे बीचों बीच में, हम कह रहे हैं कि सन मोशन करवा रहा है सबको, लेकिन सन मोशन नहीं करवा रहा है, सन भी अपनी कंडीशन अपने आप को चेंज कर रहा है। अगर आप सन और अर्थ के केस में अगर इसको देख लें कि अगर मान लो ये अर्थ है और ये सन है, तो अगली बार क्या होगा, जब अर्थ यहां घूम करके आएगा तो अर्थ ऊपर के तरफ चल जाएगा और सन कहां जाएगा, ऊपर, और अर्थ कहां आ जाएगा, नीचे। समझ पा रहे हो? लेकिन उसके बाद दूसरे अगले वाले पॉइंट में फिर क्या हो जाएगा, जैसे दिन रात बदल रहे हैं ना, तो दिन रात कैसे बदल रहा है, हमें लग रहा है कि धरती इस तरफ है और सन उसके सामने, धरती ही घूम रही है ऐसे। धरती तो अपनी एक्सिस पे घूम ही रही है, लेकिन साथ साथ सन भी क्या कर रहा है, वो घूम रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं कोई दो बॉडी सिस्टम की, तो अगर इसका मास m1 है तो इसका मास m2 है, तो इनका कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, और वो सेंटर ऑफ मास ही उसको क्या करेगा, फिर रोटेट करवाएगा। और जब रोटेट करवाएगा तो अगली बार अगर आप सोचो कि इस डिस्क के अंदर यहाँ पर m1 पार्टिकल है, यहाँ पे m2 है, यहाँ पर फिर m3 है, फिर यहाँ पर m4 है, अगर आप इसको एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाओगे, रोटेट कराओगे, तो आप क्या देखोगे, हर एक पार्टिकल यही चाहेगा कि अपने आप को, अपनी पोजीशन को नहीं बदलना चाहता है। जैसे अगर धरती घूम रही है, क्या आप कल कहाँ थे, यहीं, परसों कहाँ थे, यहीं, उससे पहले वाले दिन कहाँ थे, यहीं। आप जहां पर जिस प्लेस में भी रहते हैं तो आप उसी प्लेस में रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास भी एक इनर्शिया है। वो इनर्शिया क्या कर रहा है, अपोज करता है किसी भी चेंज को। समझ गए अब? और इस तरह के अगर कोई बॉडी रोटेटिंग सिस्टम में है, तो उसके अंदर भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, जो कि कैसी है, इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि अपने पोजीशन को बदलने की या अपोज करने की कोशिश करता है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझो। देखो, अगर एक साइकिल का टायर है, एक व्हील है, अब वो ऐसे घूम रहा है, अब वो यहां से गया, लेकिन यहां पर एक पत्थर है बहुत बड़ा, ऐसे, अब क्या होगा, जब ये इस व्हील इसके पास से जाएगा तो ये व्हील यहीं रुक जाएगा, रुकेगा, नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा? क्योंकि ये इसके आने वाले फोर्स को, इसका ये इसको अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो ये यहां पे रुक जाएगा, जिसे बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी वजह से आया और रुक गया। लेकिन अगर यही टायर ट्रक का हो तो तब क्या होगा, ट्रक का टायर क्या करेगा, ऐसे पार करते हुए और आप निकल जाएगा। अब समझे क्या हो, यस। तो मास के चेंज होते ही इनर्शिया भी बदल गया, बदला। तो अगर हम इसके कुछ डिस्टेंस और पोजीशन कहीं पर भी बोलें, अगर ये आर का है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग जो कहते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, फॉर अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल्स के लिए आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका ऐसा यूनिट मास का होता है केजी, एक पोजीशन है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला
एम एल टू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे किसी एन पार्टिकल सिस्टम के लिए।